नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है किस मामले पर, जो निर्वासन का मामला है, यानी अमेरिका से जो अवैध भारतीयों का डिपोर्टेशन हुआ है, 104 भारतीय भेजे गए हैं वापस, तो उस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया संसद की कार्यवाही शुरू होते ही। तो विदेश मंत्री ने डेटा वाइज जवाब दिया है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया है, और पहले भी भारतीयों को इस तरह से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है, बाइडेन प्रशासन के दौरान भी, और उस समय भी जब भारत में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। डेटा दिया है कौन से साल में कितना भेजा गया, हम आपको उसके बारे में बताएंगे, और सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी जिस पर सभी की नजर है, और वो है कि क्या होगा दिल्ली का नतीजा। एग्जिट पोल तो आ गए, ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनवा रही है वो, लेकिन कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं। तो आखिर क्या होना है, और क्या ये जो हलचल है, जो एक आपदा था, तो क्या अरविंद केजरीवाल के लिए सचमुच आपदा आने वाली है क्या? तो दिल्ली की तस्वीर पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कि तमिलनाडु में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, और मामला एक बच्ची के बलात्कार का है। इसके पहले भी अन्ना यूनिवर्सिटी में यह मामला उठ चुका था, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई थे, उन्होंने अपने आप को कोड़े मारे थे, और उन्होंने चप्पल जूता ना पहनने का व्रत भी लिया था। तो यह मामला तमिलनाडु में काफी ज्यादा चर्चा में है। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित। अमेरिका से वापस आए भारतीयों के मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान। कहा ऐसा पहली बार नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है ये, लौटने वाले भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसे अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए किया जा रहा है सुनिश्चित। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में देने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब। लोकसभा में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा सदन में किए गए अमर्यादित व्यवहार पर भाजपा का कड़ा प्रहार। सपा प्रमुख से की माफी की मांग। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में भाजपा की जांच समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। घटना में बड़ी साजिश की जताई आशंका। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के व्यवहार पर भी उठाए सवाल। केंद्रीय एजेंसी से की जांच की सिफारिश। महाकुंभ में संगम पर मची भगदड़ की न्यायिक आयोग ने जांच की तेज। लोगों से मांगी जानकारी। करीब 39 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में लगा चुके हैं आस्था की पवित्र डुबकी। 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, इस बार नए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सदगुरु जग्गी वासुदेव, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी सहित 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी देंगे इस बार छात्रों को सफलता के मंत्र। और तमिलनाडु में एक और रेप की घटना पर बवाल। हाई स्कूल की एक बच्ची के साथ स्कूल के 3 शिक्षकों के रेप के मामले में लोग आक्रोशित। कुछ दिन पहले अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ रेप के मामले ने स्टालिन सरकार को कटघरे में किया था खड़ा। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में जो हंगामा हुआ उस पर विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया। यह हंगामा हुआ था अवैध भारतीयों के निर्वासन पर, जो अमेरिका से वापस भेजे गए हैं। तो उस पर विदेश मंत्री ने बिल्कुल डेटा के साथ जवाब दिया है। सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। तो संसद में अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीयों का मुद्दा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा।
और इतना घेरा कि हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी थी। तो इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में आधिकारिक बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध रूप से विदेश गए भारतीयों का निर्वासन एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले भी अवैध रूप से विदेश गए भारतीयों का हो चुका है इसी तरह से निर्वासन। उन्होंने पूरा डेटा दिया है, वो डेटा हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले भी हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि अवैध प्रवासियों को वो वापस ले और भारत को यह दायित्व निभाना पड़ेगा। कुछ उदाहरण भी दिए। पिछले साल बाइडेन सरकार ने भी करीब 1100 यानी 1100 अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा था। और इतना ही नहीं, भारत में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान भी अमेरिका ने सैकड़ों अवैध प्रवासियों को वापस भेजा था। जो डंकी रूट से अमेरिका गए हुए हैं, यानी कि गलत तरीके से, वो सभी देशों के, सिर्फ भारत के ही नहीं, सभी देशों के जो अवैध प्रवासी हैं उन पर ट्रंप सरकार का सख्त रुख है। सभी को भेज रहे हैं वो। इस बार जो भारत वापस भेजे गए हैं अधिकतर भारतीय, वो दरअसल कनाडा जाने की अवैध कोशिश में अमेरिका पहुंच गए थे। तो यह करारा जवाब दिया है विदेश मंत्री ने डेटा के साथ। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने वाले हैं। लोकसभा में तो मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमाकेदार जवाब दे चुके हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का। आज राज्यसभा में देने वाले हैं। तो जरा देखिए कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जब ट्रंप पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं तो फिर भारतीयों को अमेरिका द्वारा अपमानित क्यों होना पड़ रहा है। सुनिए। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन अवैसी ने बेरोजगारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। ओवैसी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात अगर होगी तो सबसे पहले विरोध करेंगे ये। खैर, बहरहाल अमेरिका से भारत लाए गए 104 भारतीयों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया और संबोधित करते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का मामला कोई नया तो है नहीं। The process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. तो विदेश मंत्री ये जो डेटा दे रहे थे, ये हम आपको थोड़ी देर में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले भी हैं कि कब कब कितने भारतीयों का, अवैध भारतीयों का निर्वासन अमेरिका ने किया है। लेकिन डेटा वाइज उन्होंने जवाब दिया है। सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह से।
जो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। अमृत, पूरे डेटा के साथ विदेश मंत्री ने जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो आपसी समझौता है उसके तहत एक तो पहली बात यह कि सिर्फ भारतीयों का निर्वासन तो हो नहीं रहा, सिर्फ भारतीयों का डिपोर्टेशन हो नहीं रहा। जो भी अवैध रूप से अमेरिका में गए हैं, ट्रंप सरकार ने एक फैसला लिया है और उनका वो डिपोर्टेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। कोई भी देश, भारत या कोई भी देश, इससे इनकार कैसे कर सकता है कि वो अवैध प्रवासियों को वापस ना ले? नहीं, एग्रीमेंट कोई नहीं है। उनका लॉ वायलेट होता है। आप इलीगली किसी भी कंट्री में, अगर आपने या मैंने किसी कंट्री में जाना है तो हम वहाँ का वीज़ा लेके जाएंगे। अगर हम नहीं वीज़ा लेके जाते तो वो हमको वापस भेज देंगे कि जी आप बगैर वीज़ा के आ गए हैं। ये है कि अगर वेरिफिकेशन, विदेश मंत्री ने कहा कि हम वेरीफाई करते हैं। अब मान लें आपको या मेरे को वापस भेज रहे हैं तो भारत ये चेक करेगा कि ये हमारे नेशनल हैं कि वैसे ही आ रहे हैं। तो वो इन्होंने कहा कि हमने वेरीफाई किया कि वो हमारे नेशनल्स हैं। हमने चेक किया, उनकी गवर्नमेंट के साथ, उनके आईस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया और फिर हमने ये प्रतिक्रिया ये माना और वी आर बाउंड। हम अपने जो नागरिक हैं, अगर वो अवैध तरीके से कहीं जाते हैं तो अगर वो वापस आएंगे तो आपके नागरिक आपके मुल्क में ही आएंगे और तो कोई मुल्क उनको लेगा नहीं। तो जयशंकर ने क्लियरली ये कहा कि दैट ये इलीगल माइग्रेशन थी। इलीगल माइग्रेशन किसी के हक में भी नहीं है। भारत या कोई भी देश इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और उन्होंने खास करके ये भी कहा कि मानवीय रीजंस की वजह से भी आप उनकी टेस्टिमनी सुन लें। जो लोग लौट के आए हैं वो किन किन हालात में वहां पहुंचे। आप जानते हैं वो डंकी फिल्म आपने देखी होगी। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और काफी इलीगल माइग्रेंट्स भी बाहर जाते हैं। तो वो पनामा के जंगलों से गुजरते हुए कईयों को सांप लड़ जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, कई दिन खाना नहीं मिलता। और उन सब ने आके उनकी जिन को मीडिया ने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया ये हालात। फिर वहाँ कैंप्स में रहते हैं, उनके एंकलेट्स डाल दिए जाते हैं। तो काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों से उन्होंने कहा कि ये हम सरकार कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहेगी। और उन्होंने कहा कि कोई भी मेंबर इस हाउस का, खास करके ऑपोजिशन को देखते हुए, कहा कि आप इसको इलीगल मोबिलिटी को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इलीगल मोबिलिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी कि क्योंकि भारत भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, इस तरह के अवैध घुसपैठियों की समस्या से, तो ये भी एक बात है कि कल को अगर भारत किसी को, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको जब अवैध घुसपैठियों का निष्कासन भारत करेगा तो ये भी एक बाइंडिंग है कि जब हम खुद इस पक्ष में हैं कि हम उनका निष्कासन करेंगे तो हमारे जो लोग अवैध रूप से कहीं भी गए हों उनको हम वापस लेने से मना कैसे कर सकते हैं? ये भी इसमें एक एंगल है अमृत जी। इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं या इंटरनेशनल ट्रेडिशंस हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबल मुल्क होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि किसी भी देश में आप तभी जा सकते हैं अगर वो उनकी हुकूमत आपको वीज़ा देती है। बिल्कुल। अगर वो नहीं देती तो आप इलीगल मिग्रेंट हैं और उसके तहत वो अपने कानून के तहत आपको बिल्कुल अपने वेल विद इन देयर राइट्स हैं, अपने हक क्षेत्र में हैं कि आपको वहाँ से रवाना कर दें। बिल्कुल जी, वो वो जैसे जिस बात का आपने जिक्र किया वो आप पे भी अप्लाई करता है कि आप भी वो बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलते हैं वो इसी तरह के नॉर्म्स से चलते हैं, उससे कोई पीछे नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हमारी क्या है? आज की खास चर्चा है जिस पर सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा है, और वो चर्चा है कि दिल्ली में क्या होगा। एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में, ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सरकार को का जाना और बीजेपी का वापस आना बताया गया है, लेकिन कुछ में आम आदमी पार्टी की सरकार की भी भविष्यवाणी की गई। तो दिल्ली में आपदा और अवसर की हलचल हो रही है और जबरदस्त हलचल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आपदा जाने वाली है। आम आदमी पार्टी हालांकि एग्जिट पोल की भविष्यवाणी पर सवाल उठा रही है और यह भी कह रही है कि ये आंकड़े कभी सच हुए ही नहीं। अब यह अलग बात है कि 2 बार से उनकी जीत के एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं वो तो जनादेश था। इस बार क्या हुआ है कि 10 एग्जिट पोल जो आए उसमें 8 में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है और 27 साल के बाद, 1998 के बाद
बीजेपी की दिल्ली में वापसी बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने परफॉर्मेंस को लेकर एग्जिट पोल से खुश नहीं है। कोई उसको 0 दे रहा है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, ज्यादातर 3, ज्यादा से ज्यादा। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट, आक्रामक प्रचार और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने दिल्ली में बीजेपी की वापसी को लगभग ऐसा लग रहा है कि सुनिश्चित कर दिया है। कुछ सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला दर्ज किया। कांग्रेस की कोशिश थी कि वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करे। अब देखना यह होगा कि वोटिंग टर्नआउट के मामले में पिछले चुनाव से इस बार थोड़ा सा कम तो रहा है। इस बार महज 60.42, 60.5 कह लीजिए। यानी वोटर्स का रुझान किन मुद्दों पर ज्यादा रहा, ये अभी देखना बाकी है, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे केजरीवाल के लिए आपदा का संकेत तो जरूर दे रहे हैं। आम आदमी की छवि थी उनकी, उसको लेकर जनता के बीच जाने वाली पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार लगता है इस बार की एक बड़ा मुद्दा बना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शीश महल, यमुना नदी की गंदगी, जहरीली हवा, इसको लेकर आक्रामक बीजेपी जनता के बीच इन मुद्दों को आम बहस जरूर बना दिया था। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि दिल्ली के लोगों ने विकास के लिए वोट किया है। अब लोग जानते हैं कि दिल्ली की हालत कौन बदल सकता है। ये परिवर्तन के लिए वोट था। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा का एग्जिट पोल तो हमने देखा ही है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि पोलिंग के दिन भर आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग की व्यवस्था पर ही सवाल उठाते रहे, लेकिन वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाने का प्रयास उनका भी धीमा ही दिखा, वरना वोटर टर्नआउट और ज्यादा होता। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जनता के बीच आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम तो हुई है, और इसका दोष चुनाव आयोग को देने का कोई मतलब नहीं है, बेमानी है ये। उधर अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव की संभावनाओं से चिढ़े हुए हैं, तो चुनाव आयोग को सफेद वस्त्र भेंट करना चाहते हैं। आज संसद में भी लहरा दिया सफेद वस्त्र, इस बात को जानते हुए कि फॉर्मूला वाली राजनीति बार बार तो कामयाब होती नहीं। लोगों में उम्मीद को भी जगाना होता है कि आगे चलकर आप करने वाले क्या हैं। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर तंज कसा और कहा कि मसाज चलाने वाली कंपनी एग्जिट पोल करेगी तो क्या होगा। देखिए, ऐसा है, जब मसाज करने वाली कंपनी और स्पा चलाने वाली कंपनी एग्जिट पोल के काम में आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं एग्जिट पोल का क्या नतीजा है और क्या उसमें सच्चाई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो नतीजे आने के बाद पता ही चलेगा कि कौन सरकार बना रहे, लेकिन इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं अमर्यादित भी है, संजय सिंह की टिप्पणी। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल पर कहा कि ये मात्र एग्जिट पोल है, असल पोल के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। ये बात सही है। यहाँ पैसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे, मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। इस बीच आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि दिल्ली के लोगों ने इस बार विकास के लिए वोट किया है। कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को वोट करने की कोशिश करी है जो कि एक्चुअली दिल्ली के लिए काम कर सकते हैं। बाकी जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमेच्योर है एंड रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, बिकॉज एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो जितना हलचल दिल्ली चुनाव को लेकर, उसे कम हलचल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। तो भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने पर समाजवादी पार्टी ने मर्यादा के विपरीत जाकर अध्यक्ष के सामने चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन पेश किया। चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना,
इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। और भाजपा के सांसद रवि किशन ने दिल्ली के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके अपना भविष्य तय कर लिया है। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है, जनता का वोट है। रवि किशन भी दरअसल अखिलेश यादव के उसी कारनामे पर जवाब दे रहे थे जिसमें कि वो सफेद कपड़ा चुनाव आयोग के लिए भेंट करने के लिए आए थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। बहरहाल आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ कि दिल्ली क्या संकेत दे रही है और दिल्ली में क्या संभावना बन रहे हैं एग्जिट पोल के बाद, और फिर जो अखिलेश यादव का व्यवहार रहा है वो भी अपने आप में जरूर चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सहरावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से बात रखने वाले, स्वागत, नमस्कार आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा सा पहले विस्तार देता हूं। विनोद जी, सबकी नजर तो दिल्ली पर है। दिल्ली में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को आपदा से मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता का देखिए संजय सिंह का बयान, कह रहे हैं स्पा चलाने वाले, मसाज सेंटर चलाने वाले एग्जिट पोल करें। अरे परचून बोल देते, कपड़े की दुकान बोल देते, बोला भी तो ऐसा बोला, स्पा और मसाज सेंटर का नाम ले रहे हैं, बताइए। लाल जी, एग्जिट पोल के आंकड़े का ये आज का नहीं है। जब कभी भी एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े आते हैं तो ये कहावत अपने यहाँ काफ़ी प्रचलित है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। हाँ। तो ये राजनीतिक दलों के सामने में वही मीठा मीठा गप गप काला है। अब ये है कि ये जो कड़वा कड़वा थू जो है, संजय सिंह 2015 में तो ऐसे कड़वा थू नहीं बोले थे, या 2020 में भी संजय सिंह तो इसको एक मान रहे थे कि अप्रत्याशित जनादेश ही था उनके लिए यही एग्जिट पोल के आंकड़े। सवाल इससे नहीं है, सवाल ये है कि ये पब्लिक मूड को दिल्ली के लोग या पूरे आप देश में जब भी चुनाव की हलचल होती है तो लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि एग्जिट पोल का कि घर में बैठ के लोग एग्जिट पोल कर देते हैं और आगे लोग उसको मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे बड़ा सवाल ये है कि जो फार्मूला की पॉलिटिक्स रही है उस फार्मूले की पॉलिटिक्स ने दिल्ली के इस चुनाव में लोगों ने उसको एक तरह से ध्वस्त किया है। और अभी आप अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, वो जिस फार्मूले पॉलिटिक्स को लेके पीडीए कर रहे थे जी। और आज उस पीडीए को लेके अगर उनको ये मिल्कीपुर में ये संभावना दिख रही है कि कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है तो चुनाव आयोग के लिए कफन की बात करते हैं, तो ये शर्म होने की बात है कि जब आप जीतते हैं तब ये देश का लोकतंत्र महान है, चुनाव आयोग महान है, और जब आप हारते हैं तो आत्म परीक्षण करने के बजाय आप सीधे चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो ये शर्म की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनता के साथ विश्वासघात है कि आपको जनता ने आज अगर दिल्ली में जो ये रुख आपने एक आंकड़े से आप देखते हैं कि आपदा के सबसे संकट में आपदा खुद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, तो क्या उन्हें ये नहीं पता था कि आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे और लोगों के बीच आप चाह रहे थे कि एक बार फिर केजरीवाल। तो इन सारे सवालों को जब आप देखते हैं तो दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पहले दिन के रैली में आपदा का नाम दिया, वो बिल्कुल आपदा लोगों के जेहन में उतरा है और इस आपदा को लगभग एक तरह से बड़ा झटका लगने का तो इम्कान आप जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार जो आपदा का प्रधानमंत्री ने नारा उछाला, वो कहते हैं ना कि कई बार इलेक्शन में कुछ नारे जो हैं वो बिल्कुल सर पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार ये काफी ज्यादा चढ़ा हुआ नारा है। राहुल लाल जी,
मान लिया कि देखिए एग्जिट पोल को लेकर के जाहिर सी बात है कि जिनके पक्ष में नहीं दिखाए जाते वो सवाल उठाते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल उठाने का तरीका है। अभी मान लीजिए कांग्रेस भी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी मुझे लगता है इस बात से सहमत नहीं होंगे जो आम आदमी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि स्पा चलाने वाले, मसाज सेंटर चलाने वाले एग्जिट पोल कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं घबराहट दिखाई पड़ रही है? नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन ये घबराहट भी कुछ कह रहे हैं क्या राहुल लाल जी? लालचंद जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए एग्जिट पोल को खारिज करने के लिए 100 तर्क होते हैं। मैं तो अगर संजय सिंह की जगह पे होता, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं संजय सिंह जी की जगह पे होता तो मैं बताता कि 2013 में जब चुनाव हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी 6 एग्जिट पोल बड़े हुए थे और उसमें आम आदमी पार्टी के नंबर्स को कोई सही नहीं बता पाया था। 2015 में भी एग्जिट पोल्स हुए थे दिल्ली के और तमाम एजेंसियों के जो है कि गड़बड़ हो गए थे। 2020 में 12 एग्जिट पोल में से केवल 1 एग्जिट पोल सही हुआ था, तो वो ये बात तथ्य रख सकते थे जो जनता के समक्ष है। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस भाषा शैली में वो है वो घबराहट है उनके लिए। और वो घबराहट क्यों है? वो घबराहट है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनकी सीटें फंसी हुई हैं। चाहे वो कालका जी की में जो आतिशी जी की सीट है वो फंसी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली सीट वो फंसी हुई है, पटपड़गंज को छोड़ के जो गए मनीष सिसोदिया जंगपुरा में भी वो सुरक्षित नहीं है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है इस पूरे प्रकरण में। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे कि दिल्ली के चुनाव में जो अभी कई तरह के जो आंकड़े हैं यहाँ पे, हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस को सीटें दी गई है एग्जिट पोल में वो संख्या अभी और बढ़ती हुई दिखेगी और वो संख्या कांग्रेस। चलिए आप भी अपना एग्जिट पोल बताई दीजिए, आप अपने पर्सनल एग्जिट पोल से बताइए आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सीट आने वाली, बोलिए। परसों तो देखेंगे। हमें लग रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 5 सीट तो कांग्रेस की जरूर आनी चाहिए। ठीक है, हम उनको भी आपके एग्जिट पोल को भी हमने अपने ज़हन में ले लिया, अकाउंट में ले लिया कि भाई राहुल लाल जी ने 5 सीटें दी थी कांग्रेस को। ठीक है, मुझे लग रहा है चूंकि देखिए कांग्रेस ने कम से कम 21-22 सीटें थी जिस पे बड़ी गंभीरता से लड़ाई लड़ी और उसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति जो है कि मुझे सही दिख रही है, तो वो एक नंबर आना चाहिए और वोट प्रतिशत। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही। आप मतलब हम उस चीज को चाहे जो भी नतीजा आए, लेकिन इतनी बात मुझे लगता है, थोड़ा सा मैं ये डिफर कर रहा हूं। आपने कहा 21-22 सीटों पर बड़ी गंभीरता से लड़ी, मुझे लगता है कांग्रेस की गंभीरता का जो ग्राफ है ना दिल्ली चुनाव में, वो ऐसे एक बार उठा फिर एकदम नीचे चला गया, फिर जाके लास्ट में थोड़ा सा उठा है। मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन अजय जी आपको क्यों लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे और इस बार जो जैसे कहते हैं ना कि वनवास तो 14 साल का हुआ करता है, बड़ा फेमस, लेकिन आपका तो 27 साल का वनवास हो चुका है जी, और आपको क्यों लगता है कि इस बार आपका वनवास खत्म होने वाला है, बताइए। देखिए हम लोग जमीन पर रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम निगम में काम करते हैं। लोकसभा में भी जीत करके आते हैं, लोकसभा में हमें 54% मिलता है, निगम में हमारी 104 सीटें आती हैं, 2 बार हम निगम जीत चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली से कांग्रेस वाला हाल नहीं है भाजपा का कि पता ही नहीं उनको कि उनका कौन सी सीट है भी कि नहीं है कहीं पर। भाजपा हमेशा सत्ता में रही है, लोकसभा में भी हमारी अच्छी स्थिति रही है, हमारी निगम में अच्छी स्थिति रही है, विधानसभा हम डायरेक्ट फाइट देते रहे हमेशा आम आदमी पार्टी को। और मैं अभी बड़ा गरिमा में उनका कथन सुन रहा था संजय सिंह जी का, मुझे लगता है इस तरह का चरित्र चित्रण उनकी पूरी पार्टी का ही है। जिस तरीके से उनके मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल जी जिस भाषा में वो बात करते हैं माइक पर, टेलीविजन पर, और कितनी गैर जिम्मेदाराना बातचीत वो रखते हैं। कभी यमुना में जहर फैला दिया, इंक लगा के भाग गए, दूसरे की पार्टी का पोस्टर बना करके पार्टी के लगा दिए, गाली गलौज पार्टी। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई पार्टी क्या करेगी कि मतलब आप पूरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं किसी पार्टी को मतलब अपमानित करने के लिए। कोई तुकबंदी नहीं है। तो मुझे लगता है निम्न स्तर पर ले जाने के लिए भारतीय राजनीति को, आम आदमी पार्टी को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। 10 साल में मुझे नहीं पता उन्होंने राजनीतिक ग्रोथ कितनी करी, लेकिन राजनीति के कम्युनिकेशन के स्तर को नीचे ले जाने का काम किया है। आपकी जो आपने सारे जो डेटा दिए ना, चाहे लोकसभा चुनाव के, नगर निगम चुनाव के, सारी बातें आपकी सही हैं। बस 2 चीजें और मैं जोड़ देता हूं। एक बार आपको 3 सीट पर समेट दिया था, एक बार आपको 8 सीट पर समेट दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है लालचंद, मैं लालचंद जी वही कहूंगा ना, देखिए वो एक समय था, एक दौर था जब अन्ना हजारे यहाँ पर बैठे हुए थे, जिनके
प्रोटेस्ट की इमेज को उठा करके अरविंद केजरीवाल ने वो छवि अपने ऊपर लेकर के उसने एक्टिविज्म से उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो लोगों को लगा था सच में कोई बदलाव की लहर आने वाली है, सच में शायद कोई ईमानदार लोग राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन उनको नहीं पता था ये जो पढ़े लिखे का चोगा पहन करके आ रहा है, ये तुमको चूना ही लगाने आ रहा है। ठीक है, आज की डेट आपका में आप दिल्ली की एक्सप्लेनेशन स्थिति- काफी हद तक अगर आप रियलिस्टिक दिल्ली- है। अगर आप दिल्ली की स्थिति को अगर आज देखेंगे तो दिल्ली को मतलब इतनी बदहाली की स्थिति में उन्होंने डाल दिया है कि लोगों के, अगर आप किसी 10 लोगों से भी बात करेंगे तो बहुत ही नकारात्मक रवैया उनका अरविंद केजरीवाल के प्रति है। उनको लगता राहुल है जी कुछ कि काउंटर, हमेशा राहुल जी गैर-जिम्मेदाराना बयान राहुल जी बोल लीजिए, उसके बाद विनोद जी के पास। मैं देखिए अजय जी के बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, जी, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर चीजें कही हैं। अब यमुना नदी में आर्सेनिक की मात्रा, हम सभी लोग दिल्ली में वर्षों से रह रहे हैं विनोद जी, ये एक लंबी समस्या रहती है कि बीच बीच में उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है, वो संयंत्र को जो है कि बंद करना पड़ता है। अब उसमें कोई ये कह दे कि नहीं जहरीला पानी दिल्ली वालों को दिलाया जा रहा है, तो ये तो देखिए इसको कैसे कोई स्वीकार किया जाएगा। तो अलग अलग जो मुद्दे जिस तरह से केजरीवाल जी ने उठाया, उनको जो चीजें, जो समस्याएं आई थी, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, कह दीजिए। एग्जिट पोल को लेके हमारा, मैं देखिए कांग्रेस का आकलन तो आपने पूछा, लेकिन हमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता से दूर है और आम आदमी पार्टी वो प्रचंड बहुमत की स्थिति में नहीं है। जो वो हमें लग रहा है कि जो लेकिन आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत आ जाएगा, ये आपको लग रहा है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। सामान्य बहुमत की स्थिति में मुझे आम आदमी पार्टी दिखाई दे। हाँ ठीक है, अजय जी एक टिप्पणी कर लीजिए आप। इस समय सीधे लोकसभा जहां भी I rise to apprise the House. आगे वहाँ कमिटमेंट हो गया था, इसलिए वहाँ कर दिया। आगे से स्टेटमेंट कभी भी लोकसभा में आएगा। माननीय विदेश मंत्री मैंने कह दिया। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Sir, honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who are inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have been even fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Speaker, sir, it is the obligation of all nations to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Honorable members, sir, would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation from the United States since 2009. The numbers, years-wise, sir, are listed in my statement. From 2009, there were 734, 2010, 799, 2011, 597, then 530, 515, 591, 708, 1303, 1024, 1180, 242, 805, 862, 617, and 1316. So these are the numbers given by our Bureau of Immigration. The numbers for 2009 to 2014 from the Department of Homeland Security is much higher. Honorable Speaker, sir, deportations by the United States are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. Sir, I repeat to you, these were procedures that came in 2012. They provide for the use of restraint. Sir, I have
an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. I authenticate it and I will lay it on the table of the House. So, however, we are informed by ICE that women and children are not restrained and the needs of deportees during transit relates to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as to military aircraft. There has been no change from past procedures. I repeat, no change from past procedures for flights undertaken by U.S. on 5 February 2020. So, we are engaging the U.S. government to ensure that returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, House will appreciate that our focus should be to crack down strongly on illegal migration industry while taking steps to ease visas for legitimate travelers on the basis of information provided by returning deportees about agents and others involved. Law enforcement agencies will take necessary action. माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है, केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा है, आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। केंद्रीय बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं? सीधा प्रसारण आप लोकसभा से देख रहे थे, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन तो करना ही होगा और किसी भी तरह से हम अवैध जो प्रवासी हैं उनको बढ़ावा नहीं दे सकते। और ये कोई नया नहीं है, बार बार जो कोई भी अवैध प्रवासी हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने आंकड़े भी दिए, साल दर साल आंकड़े दिए कि किस तरह से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है। इस पर हम पहले बात ही कर चुके हैं आज अपनी पहली स्टोरी में। और अब एक बार लौटते हैं फिर से चर्चा पर। जो चर्चा हम कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा के मतदान के बाद, विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एग्जिट पोल ने क्या हलचल मचा रखी है। और कम हलचल जो है वो मिल्कीपुर को लेकर भी नहीं है। मिल्कीपुर को लेकर के तो लगता है कई बार की दिल्ली से ज्यादा हलचल दिखाई पड़ती है। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, आज तो अखिलेश यादव ने हद ही कर दी, उजला सफेद कपड़ा लेकर पहुंच गए संसद में और चुनाव आयोग को मृत घोषित करके। इसके पहले भी आप देखिए कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बैकग्राउंड पहले से ही बना रहे हैं, पहले से कह रहे हैं कि वहां देखिए ये इतने इस जाति के, इतने इस जाति के, इतने देश के विदेश के मीडिया पहुंचे, कवर करे। वो पहले से ही उसकी भूमिका बना रहे थे, ऐसा लग रहा है। लाल जी, जो अखिलेश जी का अपना बयान है और अखिलेश जी का जो पूरे दिन भर का सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज था, वो लोगों को समझने के लिए काफ़ी होता है। यही आप आम आदमी पार्टी को देखिए, वो पूरे दिन भर, कल वो इलेक्शन पोलिंग के दिन में दिन भर आम आदमी पार्टी सिर्फ इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस पे के शिकायत को लेके ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रही थी। तो सवाल ये है कि आप जो परसेप्शन बनाना चाहते हैं वो परसेप्शन जनता भी बात को समझती है। आप जनता को जब जब गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो जनता इस बात का जवाब आपको किसी न किसी रूप में दे देती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी जो राहुल लाल जी बता रहे थे और अजय जी ने बहुत बढ़िया तर्क रखा था, मैं एक संभावना की बात बता रहा हूँ। राहुल लाल जी जो थोड़ा सा बच के आम आदमी पार्टी को नंबर दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, उनको लगता है कि हम इंडिया गठबंधन अभी तक हैं। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि वो इस मोह में फंसा हुआ है कि उसको अभी भी ये लग रहा है कि हम अभी हैं उस हिस्से में, जबकि वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप ये देखिए, दिल्ली में राहुल गांधी खुलेआम एक तरह से उस चीज को सामने में रखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बीजेपी को इस बार धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि बीजेपी के आक्रामक प्रचार ने कम से कम जो मुद्दे दिल्ली में पिछले 15-20 साल से उठ नहीं रहे थे, उसको पहली बार बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। वो मुद्दा था आम आदमी पार्टी की छवि और खास करके केजरीवाल की छवि, आम आदमी वाला। आप एक शर्ट ऊपर में ढीला ढाला शर्ट पहन के और रिनॉल्ट का पेन लेके,
उस छवि को कम से कम बीजेपी ने अपने आक्रामक प्रचार में एक तरह से धूमिल कर दिया। और दूसरा, यमुना जी का जो इतना बड़ा मुद्दा था, कभी केजरीवाल जब खुद कहते थे कि यमुना जी कभी वोट का मुद्दा होता ही नहीं है, उस पर तो कभी वोट करते नहीं है, यमुना जी पे इस बार लोगों ने वोट कर दिया है। आपने यमुना जी में जहर का ये फैलाया और उसके जवाब में लोगों ने आपको ये तरीका दिखाया। आपने प्रदूषण के बारे में कितना आपने टेंटेटिव सारी चीजें दिखाते रहे, हर समय में एक फॉर्मूला देते रहे, ये केमिकल्स लाया, ये लाया, ये पराली लाया। आपको लोगों ने सीधे बता दिया, कम से कम आप दिल्ली में कल के वोटर्स का आप उत्साह देखिए, उसने सीधे कह दिया तुमसे नहीं होगा। तो ये तुमसे नहीं होगा कहने का जो साहस है वो कम से कम दिल्ली के लोगों ने इनको दिखाया है। और बीजेपी का कम से कम जो इस बार का ये रहा है एक माइक्रो मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, वो मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत शानदार काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलता होती है तो कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद पंजाब में दिखने लगती है। और ये पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह से इंश्योर थी कि अपने कोई पार्टी का अभी संगठन दिल्ली में है नहीं, बचा नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जो टूटे फूटे वो लड़ रहे थे, उनका सिर्फ इतना ही था कि कम से कम आने वाले टाइम में पंजाब में वो आम आदमी पार्टी को विदा कर सके। और कांग्रेस की यह रणनीति कम से कम सक्सेस तो दिल्ली में दिखती रही। बिल्कुल ये दिख रही है। राहुल लाल जी जरा बताइए, अभी आपने कहा कि हाँ संजय सिंह को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मसाज वाला और वो स्पा वाला, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने जो व्यवहार दिखाया है संसद में, अखिलेश यादव ने जो बातें की चुनाव आयोग को लेकर के, उससे भी आप असहमति जताते हैं कि भाई ठीक है, आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लोकसभा चुनाव तो बड़ा अच्छा चुनाव आयोग ने करवा लिया, लेकिन अगर आप उपचुनाव में पिछड़ गए या मिल्कीपुर में जो कुछ भी नतीजा आए वो तो अभी आना है, तो आप सफेद कपड़ा लेकर पहुंच जाएंगे संसद तक में कि चुनाव आयोग मर चुका है, ये मैं भेंट करना चाहता हूं। लालचंद जी देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था और आलोचना करने के दूसरे शब्दावली का, दूसरे भाव भंगिमा का प्रयोग हो सकता था। लेकिन हाँ, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि संवैधानिक संस्था के लिए आलोचना जब आप करते हैं तो उसके लिए व्यंग टिप्पणी किस प्रकार से करनी चाहिए, चूंकि वो भी अब देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के सदस्य संख्या के दृष्टि से मैं कह रहा हूं, तो वो जब आपने उत्तर प्रदेश में सदस्य संख्या और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना राहुल जी, ऐसे में तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनकी। मैं वही कर रहा हूं लालचंद जी की वो जिम्मेदारी बढ़ती है, तो इसलिए उनके शब्दावली से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कराता रहा है, यानी कि अभी जो पहले जो 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए उसमें भी जो हम लोगों ने तस्वीरें देखी, जनरल इलेक्शंस तो चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भी हुए, देश भर में अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, पिछले उपचुनाव में जो 20 नवंबर को संपन्न हुए थे, उसके जो अलग अलग वीडियोस हम लोगों ने देखे कि कहीं पुलिस कर्मचारी जो है कि वो पुलिस के लोग जो है कि लोगों को आने से रोक रहे हैं, बाधा दौड़ तैयार किया जा रहा है। उसके बारे में राहुल जी उसके बारे में चुनाव आयोग ने, पुलिस प्रशासन ने पूरा स्पष्टीकरण दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अच्छी तरह से वो याद है वो प्रकरण। मैं लालचंद जी मैं भी बोल रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब दोपहर 1 बजे का समय हुआ था तो चुनाव आयोग ने और कई सारे पुलिस कर्मियों को जो है कि चुनाव की ड्यूटी से बाहर कर दिया था, उन्होंने निलंबित लिया ना, एक्शन लिया ना। तो जिस चुनाव आयोग ने एक्शन लिया आज उसी के लिए सफेद कपड़ा लेकर पहुंच गए। अगर चुनाव आयोग मर गया होता तो वो एक्शन कैसे लिया होता उस दिन, बताइए मुझे। जी देखिए, आपके इस बात से सहमत हूं, लेकिन चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा, राहुल जी विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह से सवाल खड़ा करना उनका अधिकार है, मैं मानता हूं, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि ये कोई नई बात है नहीं। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो चुनाव आयोग को लेकर के, मैं नाम ले लेता हूं, जिस समय नवीन चावला जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय कितने सवाल उनके ऊपर उठे थे, उनके फैसलों के ऊपर। मैं अगर गिनाने लगूं तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए उसको छोड़िए। लेकिन व्यवहार जो है, आलोचना का व्यवहार तो मर्यादित होना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं। मैं कह रहा हूं कि आलोचना तथ्य और तर्क के माध्यम से होना चाहिए और भाषा शैली भी सही होनी चाहिए। ठीक है, लौटता हूं। अजय जी अखिलेश यादव के व्यवहार पर आपके नेताओं की प्रतिक्रिया भी हमने देखी। जो व्यवहार अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है, बीजेपी को भी उम्मीद है कि जो बाई इलेक्शन में पिछली बार 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, 9 में से 7, वो आपको लगता है कि इस बार मिल्कीपुर में भी उस तरह की अच्छी संभावना को देखने की वजह से अखिलेश जी इतना ज्यादा बौखला गए हैं क्या?
देखिए, चुनाव कोई भी हो, चाहे निगम हो, चाहे विधानसभा को, चाहे लोकसभा को, वो सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल एक कहते हैं इलेक्शन मशीनरी की तरह हम लोग काम करते हैं। रिजल्ट किसी की तरफ भी आ सकता है चुनाव में, ऐसा नहीं होता कि मेरे मन का भाव मेरी पार्टी की तरफ। ऑफकोर्स मैं चाहता हूं मेरी पार्टी जीते, दूसरा चाहता है उसकी पार्टी जीते, सबका मन है कि उनकी पार्टी जीते। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना ठीक है, आपकी मर्जी, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप लोकसभा सांसद हैं, आप इतने बड़े क्षेत्र से आते हैं, वहां पर आपके खुद के 40 सांसद हैं, इतनी पुरानी पार्टी है, आपके पिताजी को भारत रत्न मिला हुआ है, और उसके बाद आप जो लोकसभा में अपनी ये इस तरह की भाषा शैली दिखाकर, कपड़ा फेंक कर अपने आप को मतलब रोड साइड एक नेता की तरह जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि देश की जनता के अंदर आपका क्या मैसेज जाएगा? वो देश की जनता जब आपको एग्जिट पोल में बाहर करती है, चुनाव में बाहर करती है, तो ठीक ही बाहर करती है, क्योंकि वो आपका व्यवहार हर दिन टीवी पर, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर देख रही है। मुझे ऐसा लगता है हर नेता को अपनी क्रेडिबिलिटी कमाने के लिए, और अगर चुनाव उनको जीतना है उसमें जाने के लिए, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी लोकसभा में भी सुधारनी होगी। लोकसभा आपको ड्रामेबाजी के लिए नहीं मिला है। लोकसभा का सत्र लगा है कि आप अपनी लोकसभा के लिए क्या सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, मुझे क्या सवाल उन्होंने उठाया वो तो है नहीं। और राहुल जी की उस बात से मैं सहमत हूं, राहुल जी की उस बात से सहमत हूं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी। हाँ, विनोद जी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अजय जी और राहुल जी का दोनों का सुना कि अभी जो बात कर रहे थे अखिलेश यादव पे। राहुल जी, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं और अपने नेता को भी थोड़ा सा याद दिलाइए कि जो लोग दिन रात संविधान लेके, लाल किताब लेके घूमते रहते हैं और लाल किताब लेको दिखाते हैं, एक बार कायदे से उसको पढ़ें। संविधान को बगैर पढ़े अगर ये लाल किताब रख के पॉकेट में घूम रहे हैं तो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे जितना सवाल आपके इन दो पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने उठाया है, शायद आज तक बीजेपी अपोजिशन में रहते हुए कभी भी नहीं उठाया था। आप लोगों के पास में वो नैतिक अधिकार ही नहीं बचा है कि आप कम से कम चुनाव आयोग पे एक तरह से इस तरह के आरोप लगे। आपने नैतिक अधिकार इसलिए खोया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक सत्ता है। सही बात है, आलोचना हो भी तो मर्यादित हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक आलोचना अगर हो भी तो वैसे चुनाव आयोग भी है। बिल्कुल, आप अब चुनाव आयोग पे सवाल उठा के आप जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, आप जनता के बीच ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने चुनाव आयोग के पे आपत्ति करते करते एक लाइन दोनों बोलिए, इस तरह की बात करते हैं, लाइन बोलिए। तो आपने संविधान नहीं पढ़ा है। आप सिर्फ कवर लेके घूम रहे हैं। ठीक, एक लाइन बोलिए। पहले राहुल जी, फिर अजय जी। पहले राहुल जी, राहुल गांधी जो संविधान के मुद्दे उठा रहे हैं, बिल्कुल बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन पे ही सवाल उठाया था। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी। लालचंद जी, मेरी तो एक एडवाइस सभी पार्टियों को है कि भैया आप अपने रोड के भी भाषण को या रैली के भाषण को लोकसभा में ना ट्राई करें। यही तो विडंबना है, यही विडंबना है। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल नेता प्रतिपक्ष पर है कि उनके भाषण का स्तर वो ना होना चाहिए जो रैली में हो। फिलहाल समय की कमी है, फिलहाल। शुक्रिया राहुल जी, अजय जी और विनोद जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज एक और खबर की बात करेंगे जो दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु से एक चिंता वाली खबर आई है, उस पर बात करेंगे कि वहां पर स्कूल में एक बच्ची का फिर से बलात्कार हुआ है। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे और उनकी टेंशन को छूमंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया, तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए
या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त अब हम एक चिंताजनक खबर तमिलनाडु से ले रहे हैं, जहां तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठा है। दरअसल तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा के साथ 3 शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तो एक बार फिर से स्टालिन सरकार पर सवालिया निशान लग गया है। रेप की घटनाओं में वृद्धि को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। विपक्ष राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। कृष्णागिरी जिला कलेक्टर सी दिनेश कुमार के अनुसार तीनों आरोपी शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामला तब सामने आया जब लड़की 3 जनवरी से स्कूल नहीं गई, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने इसकी पूछताछ की और उसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता के परिवार वालों ने प्रिंसिपल को दी। पीड़िता को आवश्यक परामर्श दिया गया और शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रिंसिपल के मार्गदर्शन पर लड़की के माता पिता ने बरगुर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पिछले महीने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जो मामले की जांच कर रही है। तो इस घटना से आक्रोश है और कृष्णागिरी के स्थानीय निवासियों ने भी प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कृष्णागिरी में ही फर्जी एनसीसी कैंप में छात्राओं के साथ रेप किया गया और उसके बाद यह घटना सामने आई कि 3 शिक्षकों द्वारा एक छात्रा के साथ रेप किया गया, जो कि पूरे शिक्षक वर्ग और समाज के लिए चिंतनीय है और न्याय व्यवस्था पर भी यह सवाल उठाता है। इस खबर पर चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़ चुके हैं। रितेश, पहले भी तमिलनाडु में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और एक बार तो ये जो अन्ना यूनिवर्सिटी की घटना आप बता रहे थे, इसमें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बड़े बड़े संकल्प लिए हैं। उन्होंने अपने आप को कोड़े मारे थे, वो दृश्य मुझे याद है। उन्होंने जूता चप्पल पहनने से ना पहनने का व्रत लिया था, वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है। ये घटना जो एक बार फिर से 13 वर्षीय छात्रा के साथ घटी है रितेश, ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है स्टालिन सरकार के खिलाफ, एक और बड़ा मामला। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक और बड़ा मामला जहां और कायदे से वो कहा जाए जो महिला सुरक्षा को लेकर के है। महिला सुरक्षा को लेकर के राज्य में क्या स्थिति बनी हुई है। और मेरी जब इस खबर पर कुछ लोगों से बातचीत हुई, मैंने जब फीडबैक वहां के स्थानीय लोगों से लेना चाहा तो लोग डरे सहमे हुए हैं। किसी प्रकार से वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं प्रशासन उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई न कर दे। तो इस चीजों से बचने के लिए वहां के स्थानीय लोग बचना चाहते हैं। हाँ, अब प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ये कहें कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ का देखना चाहिए। तो लड़की इतने दिनों से घर पे थी, क्यों नहीं आ रही थी? हालांकि इस बात का खुलासा तभी हुआ जब स्कूल की प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल जो है महिला है, जब स्कूल की प्रिंसिपल उस बच्ची के घर वालों के पास जाती है और तब ये जानकारी मिलती है। और ये देखना होगा कि आखिरकार इन चीजों में ठीक है रितेश, इस बीच में रितेश जो अन्ना यूनिवर्सिटी वाला मामला था,
अन्ना यूनिवर्सिटी वाले मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन करने का दे दिया आदेश। वो वाला मामला कहां तक पहुंचा है? क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से इस मामले को लेकर बवाल हुआ था और के अन्नामलाई ने, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि के अन्नामलाई ने सार्वजनिक तौर पर उस तरह का प्रदर्शन किया था और बड़ा मुद्दा बनाया था। उस मामले में कहां तक जांच पहुंची है? देखिए लालचंद जी, उस मामले में, और ये बहुत ही सही मुद्दा आपने इस समय में उठाया है कि देखिए जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त प्रशासन बहुत सक्रिय हो गया था। इनफैक्ट पुलिस कमिश्नर ने आकर के प्रेस वार्ता की थी, जिसकी खिंचाई अभी भी मद्रास हाईकोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस एसआईटी की गठन की गई थी वो एसआईटी अब इस मामले में ज्यादा खोजबीन करने के बजाय उनका ये रवैया लग रहा है कि वो किन पत्रकारों ने इसका खुलासा किया, कौन इसको लेकर के खुद को रिपोर्टिंग करे थे, उनके पीछे लग गई है। अभी हाल फिलहाल का मामला बता दूं आपको कि जो एसआईटी टीम थी, उन लोगों ने जो है जो पत्रकार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे उनका मोबाइल सीज कर लिया गया। बिल्कुल। यहाँ के प्रेस क्लब ने इसकी जो है निंदा की है, लेकिन इसके बावजूद भी, और काफी लोग डीजीपी से खुद जाकर के स्वयं मिले थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो पकड़ना कि आपने ये खबर कैसे की, एफआईआर क्यों लीक की, मतलब एक तरह से आपको उनके घर वालों का संबंध कहां से क्या एंगेज है, हर चीज खंगाला जा रहा है। जबकि एसआईटी और इनका सारा मुख्य फोकस होना चाहिए था कि लड़की के साथ ये घटना हुई कैसे और आगे विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रबंधों को कैसे और मजबूत किया जा सके कि आने वाले दिनों में फिर कभी ऐसी घटना दोहराई ना जा सके। लेकिन इसके बजाय पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार का और प्रशासन का ये रवैया देख करके ऐसे मामलों में खास करके। महिला सुरक्षा को लेकर इस बीच ऐसा लगता है कि इन मामलों ने स्टालिन सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रितेश, जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो तमिलनाडु में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खासतौर पर बेटियों की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इन घटनाओं के सामने आने के बाद। आज जब इस मामले में मेरी जब कुछ महिलाओं से बातचीत हुई, और एक बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी पलनीस्वामी ने भी इस बात की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के ये सरकार गंभीर नहीं है। एक और घटना का जिक्र मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, जो कुछ दिनों पहले की घटना है। ईसीआर रोड, जो ईस्ट कोस्ट रोड कहलाता है, चेन्नई की सीमा को पौंडीचेरी और महाबलीपुरम से कनेक्ट करता है, जो समुद्र के इलाके से सटा हुआ है। तो वो ईस्ट कोस्ट रोड में कुछ महिलाएं कार से देर रात जा रही थी और उसका कुछ लोगों ने जीप में कुछ युवक थे, रात का समय था, उन लोगों ने पीछा किया, हुडबाजी की और महिलाओं को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पुलिस को फोन करना पड़ा। और पुलिस के आने के बाद ये सब चीजें पता चल रही है कि उस जो लोग थे उनका भी कहीं न कहीं राजनीतिक संबंध है। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं डर बना रहता है। और जो मेरी हाल फिलहाल में महिलाओं से जब इस प्रकरण पर बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि वो जमाना अब लग गया जब अम्मा का समय था, जयललिता का, जब जयललिता रहती थी, कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय सब उनके हाथ में रहता था और वो महिला सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर रहती थी और ऐसी कोई घटना ना हो इसको लेकर के बहुत ही सख्त रहती थी। तो वो हमेशा से ये ड्रॉबैक रहा है डीएमके की सरकार का, और डीएमके की सरकार इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो है उनका ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा को लेकर के। रितेश, अन्ना यूनिवर्सिटी की जो घटना घटी थी, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था, बीजेपी ने तो उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि अन्नामलाई का दृश्य हम दिखा भी रहे थे। ये जो कृष्णागिरी जिले में ये घटना घटी है, इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं क्या? जी हाँ, मैंने अभी भी जिक्र किया आपको, एडपाडी पलनीस्वामी का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। मेरी कुछ भाजपा के नेताओं से बात हुई तो उनका सीधा कहना है कि वो जो समय था, एक समय जो अम्मा का समय था और एआईएडीएमके का जब तक काल रहा, तब तक पुलिस प्रशासन, तब तक ऐसी घटनाएं देखने को ही नहीं मिलती थी। हाँ, पुलिस की बर्बरता का मामला तब भी सामने आया था, लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसी कोई घटना नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है ऐसी कई घटनाएं दिन ब दिन देखने को मिल रही। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए रितेश। चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़े थे, जहां
तमिलनाडु में एक और घटना के बाद ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।